एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 2 का एग्जाम अनाउंस हो चुका है कि वो 18 नवंबर को होगा और उम्मीद यही है जिन्होंने सीएचएसएल दिया है वो सीजीएल भी दिया होगा उन्होंने। वेट हो रही है सिर्फ आंसर की और काफ़ी तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें पता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे इतने हैं, फॉर श्योर हमारा टीयर 1 तो क्रैक हो ही जाएगा। टेंशन मत लो, जो रिजल्ट की भी वेट कर रहे हैं, अगर आपने 100% दिया तो आपका भी टीयर 1 जरूर क्लियर होगा। बस टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब प्रेपरेशन के दौरान आपको क्या करने हैं, एक तो जो नए टॉपिक्स हैं ऐड ऑन हुए हैं, चाहे क्वांट्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, और पैरेलली आपका जीएस और इंग्लिश भी चलता रहेगा रूटीन में जैसे आप प्रेपरेशन कर रहे थे, तो आपको वो पेंडिंग टॉपिक्स पहले तो कवर अप करने हैं। दूसरा, आपको साइड बाय साइड मॉक टेस्ट भी देते रहना है, क्योंकि आपने टीयर 1 के लिए प्रेपरेशन की, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो एक फ्लो बना हुआ है, एक पेस में आ चुके हो आप, आपको स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है कि कैसे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, कौन से पहले राउंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन मार्क ऐसे रिव्यू करके चलना है। जितने भी आपके लूप होल्स दिखते हैं मॉक टेस्ट के दौरान वो आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया है। बस उस पेस को आपको मंदा नहीं रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। उसी पेस के साथ ही आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूं कि आपको साथ के साथ मॉक टेस्ट भी देते रहने हैं। अब ये मत करिए सोचिएगा कि अच्छा CHSL 2024 का जो टीयर 2 है वो तो 18 नवंबर को आएगा, तो मैं अक्टूबर एंड से ही या नवंबर के स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूं। इससे नुकसान हो सकता है, अगर आपके बाय चांस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस या टेंशन क्रिएट करेगा। भाई स्पीड नहीं बढ़ रही, तो स्ट्रेस में आओगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा जो भी आप मॉक टेस्ट आगे देने लगोगे। तो मैं आपको अभी के लिए ये नहीं कह रहा कि रेगुलर बेसिस पे ही मॉक टेस्ट देते रहो, एटलीस्ट उस पेस को जो है आप कंटिन्यू रखिए जिस पेस के साथ आप टीयर 1 के लिए मॉक टेस्ट दे रहे थे रेगुलर बेसिस पे। आपकी स्पीड में जरा से भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक लगा भी लेंगे, सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि कंप्लीट ही उठा के बैठ गए, सेक्शनल की बात कर रहा हूं, तो आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगी। ओके, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं CGL और CHSL दोनों ही एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज। अब कितने मॉक टेस्ट होंगे वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, अभी हम कुछ कमिट नहीं कर रहे कि हम इतने ही मॉक टेस्ट लाएंगे, बट जितना हो सकेगा आपके लिए बेस्ट कंटेंट देंगे। ठीक है, जितने हो सकेंगे, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते आपकी हेल्प पूरी तरह से होती रहेगी। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट जो है टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको किस तरह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, स्पेसिफिकली रीजनिंग की सेक्शन की अगर मैं बात करूं, उसके बारे में हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। 30 क्वेश्चन का आपको सेट आएगा रीजनिंग के अंदर, तो आपको चाहे टीयर 1 में भी मैंने बोला, अब टीयर 2 में भी बोलने जा रहा हूं, 2 राउंड के अंदर ही मॉक टेस्ट पूरे का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग की बात करूं, पहले राउंड के अंदर हमेशा वही क्वेश्चन आपको पिक करने हैं जो जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, पूरा भरोसा है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन उठाया और वो 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में आपका पक्का सोल्व होगा ही होगा, तो हमेशा उन क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। उस जर्नी के दौरान ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। मॉडरेट लेवल की बात करें जैसे कि डेटा सफिशिएंसी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं है टफ आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, नंबर से रिलेटेड ग्रुप एनोलॉजी का केस आ गया, मतलब आपको पता है कि किन टॉपिक्स में आपका ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में। ठीक है, तो जितने भी आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, या इजी भी हैं बट टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं काफी बार, वो आपको पता है कि किस टॉपिक के अंदर आप लैग करते हो, किस में आपको ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, हर स्टूडेंट की अपनी खुद की कमजोरी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मार्क एज रिव्यू करके चलिए, मतलब उन्हें हमेशा क्या करना है, आपको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। अब सेकंड राउंड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं मॉडरेट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जहां पर आपको वो क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं है, और उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वर्ड से रिलेटेड आपको एनोलॉजी आ गई, शब्दों के ऊपर सादृश्यता,
वर्ड क्लासिफिकेशन आ गए, वर्ड का मीनिंग ही नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूरे का पूरा आपको ऑप्शन के थ्रू ही सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हमेशा आपको क्या करने हैं, स्किप करके चलना है। ईगो नहीं सेटिस्फाई करनी कि 30 क्वेश्चन है तो मुझे 30 में से 30 ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा कभी मत सोच के चलिएगा। अगर आपके 30 में से 28 भी हो जाते हैं ना, बहुत बढ़िया बात है। गलत होने तो से तो बेहतर ही है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप ही करके आ जाओ। तो लालची नहीं बनना बिल्कुल भी। कोशिश पूरी रहेगी कि ओवरऑल 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे हमारे। ठीक है, कोशिश तो इंसान करता ही है, पर सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मुझे कॉल आया कि वो रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके 24-25 रीजनिंग में अटेम्प्ट हो रहे हैं। एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ, जाके 23 पे रह चुके, तो 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी तो अच्छे होने चाहिए। 88 अटेम्प्ट हुए उन कैंडिडेट्स के। तो सारी दिमाग की गेम होती है। अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके रिलैक्स होकर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग भी इंस्टेंटली आ जाती है। सिर्फ मन को समझाने की बात होती है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ईगो नहीं सेटिस्फाई करने बैठना कि मुझे 30 के 30 ही उठा के मारने हैं सारे क्वेश्चन, गलत नहीं होने चाहिए। देखो, अगर आप एक्यूरेसी के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आपका सिलेक्शन कब हो गया और कैसे हो गया। इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कम थे। लालची नहीं हो ना फिर आप। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं थे और बाय चांस वो गलत हो गया, तो यहां पर आपको भी पता है टीयर 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। सही होने पे 3 नंबर हैं, गलत होने पे 1 नंबर कैंसिल होगा, 1/4 नहीं कैंसिल होगा। तो कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में जो सही होगा ना उसका भी 1 नंबर ले जाएगा। ओके, तो बस इस तरह से अपने माइंड को समझाते रहना है साथ के साथ। लालची नहीं बनना किसी भी सेक्शन को लेके। जरूरी नहीं है कि मैं अकेला रीजनिंग की ही बात कर रहा हूं, हर एक सेक्शन को लेके कभी भी लालची मत बनना। ठीक है, बाकी रही बात लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, वो तो देखो किसी को आइडिया नहीं है, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको एग्जाम तक कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, कि पिछले साल जैसा आएगा, उससे पिछले साल जैसा आएगा, ये लेवल बढ़ के आएगा, लेवल आसान आएगा, किसी को कुछ नहीं पता अभी फिलहाल। वो सारे का सारा आपकी किस्मत के ऊपर है या एग्जामिनर के ऊपर है, क्योंकि आफ्टर ऑल वही बना रहा है और पता भी नहीं होगा आपको किस तरह से लेवल आए। बट हम हर एक स्टेप को ध्यान से उठाएंगे। जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो पिछले साल के आए हुए पैटर्न से थोड़ा सा बढ़ के हैं। हमें हर लेवल की तैयारी करनी है अपने लेवल पे। अपने एंड से तो पूरा प्रिपेयर होके जाइए ना आप। ये थोड़ा कि मैं तो जिस हिसाब से मॉक टेस्ट पिछले साल बनते रहे हैं उसी हिसाब से मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस उठा रहा था और बाय चांस एग्जाम के अंदर, एक्चुअल एग्जाम के अंदर लेवल हाई आ गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे सिनेरियो को भी हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, और रही बात अगर पेपर का लेवल आसान है तो सभी के लिए आसान है, अगर पेपर का लेवल टफ है तो सभी के लिए टफ है। पार्शियलिटी नहीं है कि आपकी खुंदक है एग्जामिनर के साथ तो एग्जामिनर आपको टफ लेवल का देगा। ठीक है, सभी को इजी मिलेगा, सभी को टफ मिलेगा, सभी को ही मॉडरेट मिलेगा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। तो बस यही बातें अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप कंपटीशन से काफी परे जा चुके हो, आप उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। फिर फाइट सिर्फ आपकी खुद के साथ रह जाती है, ना कि बाकी कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। ओके, चलो, तो समझ में आ गया किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगर आपको देखो यहां से डिसीजन मेकिंग भी बनानी है, अभी हमारा पहला मॉक टेस्ट है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जितना भी मॉक टेस्ट आज तक क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हमारा सारे का सारा कवर अप हो जाएगा, तो जिन जिन टॉपिक्स में आप लैग कर रहे हैं उन टॉपिक्स के सेशन देखिए, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, वहां से कवर अप कीजिए। अगर आपको इंटरनली फील आती है नहीं थोड़े बहुत अमाउंट के पीछे हम 1 साल वेट नहीं करेंगे, तो आप टीयर 2 के बैचेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही खरीदो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, वहां से अपना कोर्स परचेज करो और तैयारी करो। थोड़े बहुत पैसे होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब खुद के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। खुद के ऊपर ही लगा रहे हो, दूसरे के ऊपर थोड़ा लगा रहे हो।
अब जॉब भी तो आप ही की लगेगी, अगर उसके लिए 500,000 आपने खर्च भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। उससे क्या है, आपको एक ही जगह पर सारे का सारा सिलेबस मिल जाता है, मैनेज्ड वे में मिल जाता है, तैयारी करने में आसानी रहती है। नहीं तो आपका ज्यादातर टाइम जो है वो वीडियोस को ढूंढने में ही जाएगा, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा पता नहीं जेन्युइन क्वेश्चंस हैं या नहीं है। ये फर्क रह जाता है पेड कोर्सेज में और फ्री सेशंस के अंदर, ठीक है। बाकी अगर एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को ही फॉलो करते रहो, मल्टीपल टीचर्स के पास मत जाओ, ठीक है। उससे क्या है, हर टीचर का देखो अपना खुद का कंसेप्ट होता है, मेथड होता है क्वेश्चन को समझाने का। ये मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, अकेला रीजनिंग को पकड़ के नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है। फॉलो कर रहे हो, क्रूशियल टाइम है, क्योंकि कितना टाइम पड़ा है, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का आपको आइडिया नहीं है कब पेपर आ जाए, क्या पता एग्जामिनर उठा के एसएससी वाले आपको फर्स्ट वीक में ही दे दे पेपर, सेकंड वीक में दे, थर्ड वीक में दे, पर मान के चलो आपके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, तो अगर आप टीचर्स ढूंढने में ही लगे रहोगे ये 2 महीने, फिर प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, समझ में आ गई बात। क्योंकि चीजें वैसी सेम नहीं रहेंगी जो आपकी टीयर 1 के अंदर थी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहां पर आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बाकी बातें जितनी भी होंगे जैसे ही आगे आने वाले सेशंस रहेंगे मैं आपको कन्वे करता रहूंगा, ठीक है, बूस्टअप करता रहूंगा बातों के साथ। बस रिलैक्स होके आपको प्रेपरेशन करनी है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से टीयर 1 दिया है, अपना 100% दिया है, उसी 100% डेडिकेशन के साथ आपको टीयर 2 की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। ठंडे होके नहीं बैठ जाना, नहीं अभी तो एग्जाम को बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है, इतने में बाकी कैंडिडेट्स मोर्चा मार लेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। ओके चलो शुरू करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लेके है। अब किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, ये आपको पता है, मेरे हिसाब से ये इजी टाइप रहती है, तो आपको इसे फर्स्ट राउंड के अंदर ही अटेम्प्ट करना है। ओके तो साइन का सीक्वेंस हमें फिल करना है यहां पर, ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहला साइन हम किसको प्रायोरिटी में देते हैं, डिवाइडेड बाय के साइन को। तो डिवाइडेड बाय का साइन देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन में ही गिवन है, और वो भी सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस मतलब 43 और 2 के बीच में ही डिवाइड का साइन आएगा। साथ में देखो आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी अवेलेबल नहीं है, तो 43/2 43/2 एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, बट बाकी तो सारे आपके पास न्यूमरल नंबर्स हैं। 43/2 एक फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, इसलिए आपका ये बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। डिवाइडेड बाय का साइन किसी भी और अदर ऑप्शन में नहीं अवेलेबल, तो हमें क्या करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस दें तो पहले ऑप्शन में देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 56 और 27। इसकी पोजीशन को पकड़ा करो हमेशा। सेकंड लास्ट प्लेस पे मल्टीप्लाई है, सेकंड लास्ट प्लेस पे ये देखो 56 और 27, 56 का 27 गुना, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं है, बाकी तो 2 डिजिट में सिंगल डिजिट में नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मैं 56 का 27 गुना कर रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन को इजी बनाइए। आप 56 को क्या कंसीडर करेंगे, 60 कंसीडर कर लो, 27 की जगह 25 ले लो, ठीक है, या 27 को 30 मान लो, 56 को 55 मान लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आइडिया लेना है, ठीक है। इसको 60 मान लो, इसको 25 मान लो, 25 का 60 गुना कितना होता है, 1500 के करीब वैल्यू जाएगी, 14-1500 के करीब, ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लीजिए। अकेला यही 14-1500 बन जाएगा। अब 14-1500 से आपकी इक्वेशन कहां पर इक्वेट हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पर है, 78 में 43 जोड़ देंगे तो वैल्यू जो है आपकी 120 के करीब है, और ये 1500 के करीब बन रही है वैल्यू। क्या इक्वल हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं, तो आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट। चीजें मैं इलेबोरेट कर रहा हूं तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मैं पहले बोल दूं, पेशेंस के साथ देखना, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो। ओके चलो अब बात रहती है इन 2 ऑप्शन की। यहां पर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के 2 सिंबल्स हैं, सेकंड और लास्ट प्लेस पे, यहां पर भी सेकंड और लास्ट प्लेस पे। गेम कहां घूमेगी, सिर्फ ये माइनस और प्लस के साइन के साथ, ठीक है। तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रह जाता, मल्टीप्लिकेशन भी जज कर लिया, डिवाइड भी जज कर लिया, प्लस माइनस तो क्या ही कर लेगा, इससे बेहतर है ऑप्शन ही पिक कर लो। 2 ऑप्शन रह गए, दोनों में से कोई भी चूज कर लो। सपोज मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक ही स्टेप में जो चीजें सोल्व हो सकती हैं कर दो। जैसे पहली पोजीशन पे है माइनस का साइन, 78 माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो 43 का डबल कर दो इधर ही, 86 इज इक्वल टू 56 प्लस 27, 56 प्लस 27 का 4 गुना कितना हो गया, 108। तो यहां से आपको सोल्व नहीं करने बैठना, यहीं से ही देख लीजिए,
अब ये माइनस में आंसर आ रहा है, ये 150 से ऊपर वैल्यू जा रही है, मतलब ये इक्वल ही नहीं हो पाएंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका? डी ऑप्शन। अगर डी पहले कर ले तो यही आंसर बन जाता। ठीक है, तो लास्ट में जाके अगर दो ऑप्शन में चॉइसेस रह जाती हैं तो उनमें से कोई भी एक आपको पिक करके सॉल्व करके देखना होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंबेडेड फिगर, अंतर्निहित आकृति। थोड़ा गैप से देखना है, ऐसे नहीं है कि चिपक के बैठे हो स्क्रीन के ऊपर, कई क्या है काफी क्लोज पकड़ के बैठते हैं स्क्रीन को भी इजीली दिख जाए। थोड़ा गैप मेंटेन करके बैठो, चीजें क्लियरली विजुअलाइज होती हैं आपको। चलो इस तरह की फिगर, हाँ जी, कॉमन इस वाले पॉइंट को अगर हम टारगेट करके चलें, ये देखो ये वाला ट्रायंगुलर शेप में, ये देखो किसी कॉर्नर पे बनती हुई दिखाई दे रही है शेप, यहां पर ही बनती हुई दिखाई दे रही है और तो कहीं भी नहीं है। चलो ये ट्रायंगल शेप में ऑब्जेक्ट अवेलेबल हुआ, उसके बाद ये वाला पैटर्न भी देखो बन रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, सेम यही शेप हमें यहाँ पर अवेलेबल हुई, आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये तो 8 से 10 सेकंड का टास्क होगा, हद मार के। थर्ड क्वेश्चन, साइन कन्वर्जन जरूर कर लो, बस यहां पर आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ठीक है, साइन के ज्यादा फीलिंग मत ले लेना कि पहले डिवाइड सोल्व होगा फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, चीजें भूलनी नहीं है, ब्रैकेट्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, पहले साइन चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब्ट्रैक्टेड, तो यहां पर आ गया माइनस का साइन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं है। उसके बाद माइनस की बात करें तो माइनस का मतलब क्या है, एडिड टू, जोड़ देना है, इधर प्लस हो गया इधर भी प्लस हो गया। उसके बाद आता है कौन सा साइन, डिवाइड का। डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर प्लस का मतलब यहां पर क्या रह जाता है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो ये सारी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये अलग ब्रैकेट है ये अलग ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है सबसे लास्ट में। समझ में आ गई बात? तो पहले तो करली ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या तामझाम चल रहा है। ये देखो 50 में 26 कम करो, कितना हो गया 24, 6 गुना 6 कितना हो गया 36। तो पहले राउंड ब्रैकेट सोल्व कर दी, इसको सोल्व करके आया 24, ये सोल्व करके आया 36, 36 और 24 कितना हो गया 60, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। ये भी करली ब्रैकेट के अंदर का तामझाम हमने सोल्व किया, ये हो गया 60। अब 60 को किससे भाग करना है, 12 से, 8 और 4 12, 60 को 12 से भाग करेंगे कितना आ गया 5, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का टास्क हमने खत्म कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कितनी बनी 5, 5 गुना 10 कितना हो गया 50। उंगलियों पे करनी है कैलकुलेशंस, ये नहीं है कि आप हर एक स्टेप को लिखने बैठे हो कि सबसे पहले ये 24 हो गया फिर प्लस का हो गया 36, तो भेड़ चाल में नहीं आना, ये हर कोई कर रहा है। फिर आप में क्या यूनिक चीज है, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तभी तो हर एक चीज को लिख के देख रहे हो। लैक ऑफ प्रैक्टिस है मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बना हुआ अभी तक, तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में, वो प्रैक्टिस के दौरान ही आएगा। अब इसको लिखने बैठ गए, चलो मैं कहता हूं ब्रैकेट वाला सीन था, आप लिखने बैठ गए, एटलीस्ट आगे तो मत लिखो, क्लियरली पता चल रहा है 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 गुना 10 कितना हो गया 50, आंसर के ऊपर हिट करो। कोई वहां पर आके आपके सॉल्यूशन नहीं देखने वाला कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है, अच्छा इसने हर एक स्टेप को कंप्लीटली लिखा है, चलो इसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, कोई भी नहीं देगा, आप खुद को ही दे लेना बस, वही इतना बहुत है, वो भी मॉक टेस्ट के अंदर, एक्चुअल एग्जाम में नहीं। नेक्स्ट, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है विद द बी, लेटर बी कैन बी फॉर्म्ड इन द दिस केस। आपको 5 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, HACEB। यहां पर क्या है, आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, किससे शुरू हो रहा हो, बी से शुरू हो रहा हो, तो हमें उस शब्द का क्या बताना है, फोर्थ लेटर, चौथा अक्षर जो भी होगा एज आंसर दे देना है। अगर आप कोई भी वर्ड नहीं बना पा रहे हैं तो उस लेटर क्या मार्क करना है, ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले तो वर्ड बना लेते हैं। हाँ जी, इनको शफल कीजिए, स्टार्टिंग विद बी, बी तो फिक्स ही है, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वोवल को रख के देखोगे तो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेंटली स्ट्राइक कर जाता है आपके माइंड में। तो अगर आप इस टाइप में कॉन्फिडेंट हैं कि आप वर्ड बना पाते हैं तो जाइए क्वेश्चन के ऊपर, अदरवाइज स्किप कर दो या मार्क एज रिव्यू, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मार रहे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखा जाए तो एक मीनिंगफुल वर्ड तो बन ही रहा था, बीच। इस बीच वर्ड का चौथा अक्षर कौन सा है, सी, सी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ना बनता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला, इनइक्वालिटीज देखते ही अटेम्प्ट करो।
तो ये हमें क्या करना है, कौन से ट्रू हैं वो बताने हैं। तो W ग्रेटर देन Q, हाँ जी, W से लेके Q तक ट्रेवल करना है। साइन का फेस W की तरफ ओपन होना चाहिए, यहां भी और यहां भी। ओवरऑल जर्नी में साइन का फेस W की तरफ ओपन है। कितने साइन के साथ ट्रेवल करना था, सिंगल। तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ट्रू होता है, मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। K ग्रेटर देन P की बात करें, हाँ जी, K से लेके P तक जब आप ट्रेवल करेंगे, ये देखिए एक साइन दूसरे साइन को अपोज कर रहा है, तो अनडिफाइंड की सिचुएशन आती है। आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि K P से बड़ा है या छोटा है। अनडिफाइंड केस होगा, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष ही सही है या अनुसरण करता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन, हो सके तो इन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में ही करिएगा, आप इसी में ही सोचते बैठे रह जाएंगे। तो कभी भी थियोरेटिकल क्वेश्चन को पहले राउंड में आपको अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। इसको सेकंड राउंड के लिए ही रख के चलना है हमेशा ही, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल के ऊपर नहीं लिखा होगा कि हाँ मैं इजीली समझ में आ जाऊंगा आपको, अब मुझे करिए। वो तो आपको पढ़ने से पता चलेगा। पढ़ने बैठोगे, थोड़ा सा लेंदी है, स्टेटमेंट ना समझ में, फिर आप सेकंड राउंड में आओगे इसके ऊपर दोबारा से, तो बेहतर है बाद में ही आ जाओ ना। पहले क्यों रिस्क ले रहे हो इन चीजों का, क्योंकि ये फोबिया बना हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते नहीं है क्योंकि आप उस लेवल तक सोचते नहीं हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं हो, बस आप कईयों को तो भागना आता है। छोड़ो यार, नहीं करेंगे हमें। अगर ये भी छोड़ दोगे तो स्टेटमेंट वाले देखो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, सारे ही छोड़ दोगे क्या, ठीक है। तो बेहतर है इनको आराम से अंडरस्टैंड करते हुए लॉजिकली सोचो, समझो, एनालाइज करो, अकॉर्डिंगली आंसर मार्क कर दो। क्योंकि इसमें किसी भी टीचर का कोई रोल नहीं है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन कन्वे कर दे। इनके रूल्स बने हुए हैं, रूल इसके भी बने हुए हैं, इसके कोई रूल नहीं है, ये आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो बेहतर है इसको हमेशा सेकेंड राउंड के लिए ही मार्क एज रिव्यू करके चलिएगा, फर्स्ट राउंड में कभी मत करना। नेक्स्ट, मार्क एज रिव्यू, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सीरीज मार्क एज रिव्यू, आपको भी पता है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है सेकेंड राउंड के अंदर। स्क्वायर टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी मार्क एज रिव्यू करके चलिए। ऐसा होता है, क्या पता ये स्टार्टिंग में ही मिल जाए, क्या बट स्टार्टिंग के ही आपको 5-6 क्वेश्चन स्किप करने पड़ जाए, सेकंड राउंड के लिए रखने पड़ जाए। तो ये सभी के साथ ही हो रहा होगा, टेंशन मत लो। हाँ, जिसने ये स्टार्टिंग में पिक कर लिया होगा वो फंस भी तो सकता है ना इन क्वेश्चन में, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो पहले वही करो जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, इनमें कॉन्फिडेंट है, हो सकता है इजीली करो कंपेयर। हमें क्या है, ओड वन आउट का केस गिवन है, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4, जैसी स्टेटमेंट आई कि निम्न 4 में से 3 विकल्प ऐसे हैं वगैरह वगैरह, जो भी होता है पूरा मत पढ़िए, डायरेक्टली ऑप्शन उठाइए। चलो लेटर्स का केस देखें, ये देखिए 12, 17, 18, ये देखो 12 + 1 13, 17 और 1 18, 18 और 1 कितना आया 19, मतलब कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू में एक एक नंबर जोड़ा गया। इधर देख लीजिए 19 और 1 20 बिल्कुल वैलिड है, 20 और 1 21 बिल्कुल वैलिड है, 12 और 1 13 ये भी वैलिड है, 14 और 1 15, 17 और 1 18, 16 और 1 17, मतलब आंसर डी ऑप्शन होगा। क्योंकि इन ए बी और सी पहले 3 ऑप्शन में तो एक ही तरह का पैटर्न हुआ ना, तो इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट कहाँ आया, ये देखो Z की पोजीशन वाली 26 एज इट इज है, इसमें एक नंबर बढ़ाया नहीं गया। सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको चेक का कोड गिवन है, सर्च का कोड गिवन है, ये देखिए ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। वर्ड का कोड नंबर्स की फॉर्म में है, सेकेंड राउंड में देखेंगे। फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करके स्टंट नहीं मारने हैं, सेकेंड राउंड के लिए रखिए क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसको भी बाद में टैकल करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, ओड वन आउट का केस। 5 आपको फिगर्स दी गई हैं, 5 फिगर्स में से आपको ये बताना है कौन सी फिगर जो है वो टोटली डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल के केस में, चाहे तो इन्हें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि हर फिगर में देखा जाए यही 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है। जैसे कि कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, कॉर्नर पे ये स्क्वायर शेप है और एक सिंगल वर्टिकल लाइन है। अब इसको अगर मैं इस शेप में देखूं तो ध्यान से देखिए ये ईस्ट में है, ये रोटेट भी हो रहा है, ये वाली शेप मैंने डिसाइड कर ली, कोई भी अपने लेवल पे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाली शेप आपको जज करती रहनी है, ये वाली शेप ये कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है,
थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब ये रोटेट हो रही है, ये देखो ये रोटेट होती जा रही है, 45 डिग्री के या 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हुई, ये 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हुई। तो इसका जो फेस है ये देखो ये डिफरेंट लग रही है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, ये लाइन कभी भी जिसके ऊपर एक स्क्वायर है ये कभी भी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आएगा ही नहीं। चाहे आप इमेजिन करके देख लो, ऐसे रोटेट करके देखो, ये भी शेप बनाई जा सकती है, चेक कर लो। इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करें, ये देखो ये भी शेप बनाई जा सकती है, बट ये वाली शेप क्रिएट नहीं की जा सकती। इसके लिए एक तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के। तो ये वाली फिगर जो है वो बाकियों से टोटली डिफरेंट रोल प्ले कर रही थी, इसलिए आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। चूज ध्यान से कीजिएगा, ये आइडेंटिकल होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। आगे प्रोडक्ट का कोड गिवन है, गार्बेज का कोड डिटरमिन करना है। चलो पहली बात कोशिश यही करेंगे कि वर्बली ऑन स्क्रीन ही हो जाए सारे का सारा काम। लेटर्स को कंपेयर करते हैं, ये देखो पी क्यू, एक नंबर बढ़ गया पहले लेटर में, फिर 18 और 2 20, फिर 2 नंबर बढ़ गए। उसके बाद देखा जाए 15 और 3 18, 3 नंबर बढ़ गए, ठीक है। आगे चलो, फिर 4 नंबर बढ़ने चाहिए, तो 4 और 4 कितना होना चाहिए? 8, बट ये क्या है? W। तो D का कोड W कैसे है? इसका विपरीत अक्षर है, क्योंकि D की पोजीशन वैल्यू होती है 4, W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 23। दोनों का सम 27 बना ना, तो ये तो इंस्टेंटली आपको पता लगना चाहिए। तो सम दोनों का 27 बन रहा है, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब जो बीच का अक्षर है वो एज अ ऑपोजिट लेटर लिया गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हम हैंडल करते हैं। ये सेंटर वाला लेटर है, इसका कोड निकालना है गार्बेज का। G में 1 जोड़ेंगे H, A में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया? C, फिर 3 जोड़ेंगे U, B का विपरीत क्या हो गया? Y। तो पहले 4 लेटर का सीक्वेंस पकड़ लो, HCUY, वो सिर्फ और सिर्फ आपको A ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर हो गया। बाय चांस ये वाला ऑप्शन भी रहता HCUY, पहले 4 लेटर मैच कर जाते, फिर हम अगले 3 को भी पकड़ लेते। एग्जाम में सिर्फ इतना ही टास्क करना है, मतलब मैं आपको डिटेल में पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि चीजें आपको आती हैं, आप टीयर 1 क्रैक कर चुके हो, बात टीयर 2 की है, तो इतनी आसान चीजें मैं इलेबोरेट थोड़ा करने बैठूंगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन का रेफरेंस लिया और ऑप्शन के थ्रू हिट कर दिया। आपको पूरे का पूरा कोड मेंटेन करने की नीड कभी भी नहीं होती है। क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना, स्मार्टली प्ले करना है, ओके। आगे हाँ जी, कौन सा केस है? डायरेक्शन टेस्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज इसे मार्क एज रिव्यू कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान होते हैं तो अटेम्प्ट करना चाहिए पहले राउंड में ही। दिनेश ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए से और ड्राइव किया x किलोमीटर टुवर्ड्स दी साउथ। चलो बिंदु ए से दिनेश ने चलना शुरू किया, उसने सबसे पहले ड्राइव किया x किलोमीटर। x किलोमीटर मुझे नहीं पता ये कितना है, अब साउथ की तरफ देख रहा है, दक्षिण दिशा में। इसके बाद उसने एक बायां मोड़ लिया और y किलोमीटर ड्राइव किया, ये राइट और ये लेफ्ट, साउथ फेसिंग में। बायां मोड़ लिया, y किलोमीटर ट्रेवल किया, हमें नहीं पता x y से ज्यादा है या कम है, ठीक है। ऐसे ही तुक्के से कुछ भी लेंथ ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसने एक दायां मोड़ लिया, फिर ड्राइव किया 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, मतलब टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण दिशा में मुड़ा, और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल किया उसने? 4 किलोमीटर। ये हो गया बिंदु डी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इफ दिनेश ड्रोव अ टोटल ऑफ 17 किलोमीटर बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ए से लेके डी तक अगर दिनेश ने ओवरऑल 17 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 17 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर तो वो यहां पर ट्रैवल कर चुका है, बाकी कितना बचा? 13 किलोमीटर। मतलब कि x और y मिलके कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे? 13 किलोमीटर का। उसके बाद देखिए क्या है, एंड बोथ x एंड y आर परफेक्ट स्क्वायर्स वेयर x इज ग्रेटर देन y। अब टोटल अगर 17 था तो इतना तो कंक्लूड कर लिया, 17 में से 4 कम हो गए, तो x और y ने मिलकर 13 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की, और जिसमें x और y जो है एक संपूर्ण वर्ग है, जिसमें x की वैल्यू y से ज्यादा है। अगर मैं x और y की बात करूं तो 2 ही नंबर ऐसे हैं एज अ परफेक्ट स्क्वायर जिनका जोड़ 13 आता है। कौन कौन से? 9 और 4। जहां पर x y से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई भी करवाना है। तो हमें x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू होगी 9 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? तो ये
अनडिफाइंड वैल्यू वाले क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी वैल्यूज को ध्यान से फिगर आउट करना होता है। नेक्स्ट, ये कभी भी नहीं करना पहले राउंड में, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका ऑप्शन के थ्रू होगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मतलब एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लेटर एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, अक्षरों के ऊपर आधारित सादृश्यता है, तो आपको यहां पर हैश और उधर परसेंटेज की जगह कुछ ना कुछ लेटर्स की रिप्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो फिल करना होगा, तो वो ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। हल्की सी नई कैटेगरी है बट आती होगी आपको अगर नहीं भी कर रखी, बट या जो भी लगे नई टाइप का या नए पैटर्न का क्वेश्चन है उसको तो कभी भी अटेम्प्ट ही मत करो फर्स्ट राउंड के अंदर। जिन्होंने पिछले साल वाला एग्जाम दिया था उनको भली बात ही पता होगा कि ये क्या है, बाकी इसको सेकेंड राउंड में करेंगे ना हम सोल्व, टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे देखिए, देखते ही अटेम्प्ट करो। 3 डिफरेंट पोजीशन है एक ही डाइस की, 6 फेसेस दिखाई गए हैं नंबर 1 से लेके 6 तक। तो हमें क्या करना है, किसके विपरीत निकालना है, 5 का विपरीत निकालना है। हाँ जी, देखो तीनों को ध्यान से देखो, कहीं 5 दिखाई दे रहा है, कहीं भी विजिबल नहीं है। सबसे ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा 1, तीनों का पार्ट है मतलब 5 का विपरीत 1 ही है। दैट्स इट, डायरेक्टली प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1 के विपरीत की बात करूं, 1 का विपरीत कौन कौन हो सकता है, 1 का विपरीत 2 3 4 5 कोई 6 कोई भी हो सकता है, बट जो भी 1 के साथ लगती है फलक पर बैठा होगा वो 1 का विपरीत कहां हो जाएगा। 1 के साथ में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, कौन नहीं है, 5 नहीं है, मतलब 1 5 के विपरीत है या 5 1 के विपरीत है, बात तो एक ही होगी ना। तो आपको वो भी फिगर आउट करने की नीड नहीं है, ये मेथड मैंने बता दिया। अदरवाइज जो भी फलक सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा सभी वेरिएशन में, वही उसका विपरीत होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। कौन नहीं दिखाई दे रहा, 5, तो 5 का विपरीत 1 हो गया, डायरेक्टली हिट कर देना, ठीक है। आगे कैलेंडर बेस्ड जरूर करना है, इतनी तो प्रैक्टिस होगी ये टाइप के क्वेश्चन की। 12 अप्रैल 2004 को कुछ दिन गिवन है, 24 मई 2012 निकालना है। तो सबसे पहले 12 अप्रैल 2004 से हम 12 अप्रैल 2024 डिटरमिन कर लेते हैं। 12 है, सॉरी 12 अप्रैल 2012 ही डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है, कि यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। चलो 12 अप्रैल 2012 तक कितने साल हो गए, 2004 से 2012 8 साल हो गए। तो इन 8 सालों में विषम दिनों की संख्या 8 तो होगी ही होगी, प्लस 2 लीप वर्षों की वजह से होगी। अब आप कहेंगे 4 से लेके 12 तक तो 3 लीप वर्ष आते हैं, 2004 2008 2012, बट 2004 की 29 फरवरी निकल चुकी है तो उसको एज अ लीप ईयर में काउंट नहीं करना कभी भी, ठीक है। जब तक 29 फरवरी नहीं इंक्लूड होती तब तक उसे नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट करवाओ। जैसे ही 29 फरवरी इंक्लूड हो गई लीप ईयर में काउंट करवाओ। 29 फरवरी 2008 में इंक्लूड होगी और 2012 में भी इंक्लूड होगी। देखो 12 अप्रैल की बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटल विषम दिनों की संख्या यहां से कितनी निकल गया है, 3। मतलब 12 अप्रैल 2004 से 12 अप्रैल 2012 तक कितने विषम दिन बढ़े, 3 ऑड डेज आए। अब आस्किंग डेट क्या है, 24 मई 2012। यहां से यहां चेक कर लो, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 12 दिन खत्म, बचे कितने, 18। 18 का मतलब कितना हो गया, 4 ऑड डेज, प्लस 24 दिन का मतलब कितना हो गया, 3 ऑड डेज, 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 का मतलब कितना हो गया, 0 विषम दिन। तो यहां से यहां 0 डेज बढ़े। ओवरऑल यहां से यहां कितने दिन बढ़ गए, 3 + 0, 3 दिन बढ़े। 3 दिन बढ़े किसमें, मंडे में। आंसर क्या आ गया, थर्सडे, ठीक है। देखो कहीं भी एक्सप्लेनेशन में आपको कंफ्यूजन हो तो इस चीज को रिपीट करके जरूर देख लेना, ओके। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है सोचते मत रहना कि भाई एक ऐसे सॉल्यूशन निकाल लिया, सेशन को रिवाइंड करके देख लो, बेस्ट पार्ट रहता है रिकॉर्डेड सेशन का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू करिए। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट लेवल का, टाइम कंज्यूमिंग है। सारे क्वेश्चन मॉडरेट वाले ऐसे नहीं होते कि हाँ सॉल्यूशन उनका लेंदी होता है, स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में टाइम लग सकता है। देखो स्टेटमेंट लेंदी है ना, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो। चलो सीरीज का क्वेश्चन, ये देखो करने का तरीका, डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी मत जाओ, हमेशा नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ट्रीट करो, बढ़ते क्रम की तरफ, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक ट्रेवल करना आपके लिए ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू आप बड़े से छोटे तक जा रहे हो। 31 से 43 कितने नंबर बढ़ गए, 12 नंबर।
43 से 57 कितने नंबर बढ़ गए? 14। 57 से 73 कितने नंबर बढ़े? 16। 12, 14, 16 दो दो नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से यहां कितने नंबर बढ़े होंगे? 10। अगर इस संख्या में 10 नंबर बढ़ा के 31 आ रहा है तो 31 में 10 कम कर दो तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 21 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनानी है। ऑल टावल्स आर क्लोथ्स, देखते ही अटेम्प्ट करो सिलोजिज्म। तो सभी टावल का हिस्सा क्या बन के बैठे हैं? क्लोथ। और कोई भी क्लोथ जो है वो ब्लैंकेट नहीं है, और कुछ ब्लैंकेट ऐसे हैं जो कुशन का पार्ट है। ये क्लोथ है और ये कुशन है। चलो पहला निष्कर्ष देखो क्या कहता है। कहता कुछ टावल कुशंस है। क्या कुछ हिस्सा टावल का कुशन के अंदर दिखाई दिया आपको? दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, पहला निष्कर्ष गलत। कोई भी कुशन क्लोथ नहीं है, हाँ जी, उसके लिए कुशन और क्लोथ के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए था आपको, तो इस वाले कुशन का कोई कनेक्शन ही नहीं गिवन क्लोथ के साथ, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत। कोई भी टावल ब्लैंकेट नहीं है, हाँ जी, कोई भी टावल ब्लैंकेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टावल जो है वो किसका पार्ट है? क्लोथ का। अगर क्लोथ ब्लैंकेट नहीं है तो क्लोथ के अंदर जो भी पोर्शन आएगा वो भी ब्लैंकेट नहीं है, तो क्लोथ के अंदर कौन आ रहे हैं? सभी टावल्स आ रहे हैं, तो कोई भी टावल ब्लैंकेट नहीं है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। उत्तर मार्क करेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर? देखो अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज एक बार कमेंट ठोक देना। नेक्स्ट, कोडेड रिलेशन। पहले तो नेचर पढ़ना है क्वेश्चन का, क्या है? Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ V। ऑप्शन के थ्रू करना है, मार्क एज रिव्यू करिए। हम इसको सेकंड राउंड में देखेंगे, फर्स्ट राउंड में कभी भी नहीं अटेम्प्ट करना। लेवल देखते रहो, ऐसा नहीं मैंने अपने खुद जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी बनाया है। पिछले एग्जाम्स का जो लेवल था ना उसी हिसाब से ही रखा है, स्लाइट सा हल्का रखा है। ठीक है, हल्का सा ज्यादा रखा है, सेम लेवल का नहीं रखा है, हल्का सा ज्यादा रखा है। आपको मेंटली प्रिपेयर भी तो करना है, कि आपको आसान चीजों की तैयारी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी चलना पड़ेगा, नहीं तो 4 ग्रांटेड ले लोगे आप रीजनिंग को, फिर रीजनिंग आपको 4 ग्रांटेड ले लेगी। हर ग्रुप का पहला लेटर कंपेयर कर लो। ये देखो 7 है, ये 11 है, ये 13 है और ये 15 है, मतलब पहले लेटर की पोजीशन वैल्यू में दो दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 7 और 2 9, मतलब आई। तो जो सीक्वेंस में दूसरा अक्षर होगा वो आई का होगा। इधर जी आ रहा है, एलिमिनेट। ओ आ रहा है, ये आई आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो बस आपको पूरे के पूरे फिलअप्स फिगर आउट करने की नीड नहीं है। बी ऑप्शन ही आपका आंसर आ गया। चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, दूसरा लेटर कंपेयर कर लो, तीसरा कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं होगा, आप अपना सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, मन की तसल्ली करनी है तो कर लेना। हर ऑप्शन में देखो पहला लेटर क्या है? एक्स, तो इधर एक्स ही आएगा, ढूंढने मत बैठना इधर क्या कंपैरिजन करें तो पैटर्न बन जाए। 24, 22, 20, 18 फिर 16, मतलब कि पी आ गया। लास्ट वाला लेटर देखो पी भी आ रहा है, और क्या तसल्ली चाहिए बताओ। चलो ये भी कॉन्टिन्यूस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। स्टार्टिंग हो रही है यू से, एंडिंग हो रही है टी से। ये देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, टी पे खत्म हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, टी पे खत्म हो रहा है। अब यू के बाद क्या है? ए, क्योंकि यू और टी इधर बाकी दिखाई नहीं दे रहे, ए को पकड़ लो। ए से पहले यू बैठा है, ए से पहले इधर यू बिठा दो। कॉन्फिडेंट हूं मैं, क्यों? यू तो सभी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, चलो उसके अलावा आखिरी से ट्राई कर सकते हो आप। आखिरी सेकंड लास्ट लेटर क्या है? टी, हर ग्रुप का। ठीक है, सेकंड लास्ट लेटर क्या आ रहा है? डी है, एक से ही पता चलेगा क्या? थर्ड लास्ट लेटर उठा लो, बी, 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 इधर भी क्या हो गया? बी। सेकंड लास्ट लेटर बी के लिए है, सेकंड लास्ट लेटर बी होना चाहिए। इधर डी आ रहा है, एलिमिनेट करो। इधर सी आ रहा है, एलिमिनेट करो। तो यहां से भी आइडिया लग गया कि लास्ट फिलअप डी के लिए है। इन दोनों में चेंजेस देख लो कहां पर आ रही हैं। ठीक है, चौथे अक्षर में, ये देखो चौथे अक्षर में चेंजेस है, सिर्फ चौथी पोजीशन वाला लेटर पिक कर लो। 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे कौन है? टी। इधर क्या आ रहा है? यू। इसको एलिमिनेट करो, ये आंसर। समझ आ गया? तो वही बात आती है, जहां कहीं भी क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, अगर सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी बन रहा है तो कंप्लीट सॉल्यूशन पे आने की बजाय ऑप्शन का रेफरेंस लो, ऑप्शन कंपेयर कर लो, बाकी जो उस पोजीशन पे वो लेटर नहीं आ रहा जो आपने डिसाइड कर लिया है, एलिमिनेट कर दो। तो सारे एलिमिनेट हो रहे थे बी को छोड़ के। मार्क एज रिव्यू। कथन और अनुमान के ऊपर है, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस सेकंड राउंड में करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे ही सेकंड राउंड में करिएगा, आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग के साथ सोचते हुए।
ये करना है, क्योंकि आपको कोडेड रिलेशन गिवन है, स्टेटमेंट ही तो सॉल्व करनी है, और क्या है। सबसे पहले रिलेशन को पकड़ते हैं, किसके बीच में निकालना है, W का H के साथ रिलेशन। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको सॉल्व करने की नीड है, ठीक है। तो M% का मतलब क्या कहता है, हस्बैंड, तो H जो है वो हस्बैंड, पति हुआ किसका, Z का, ZH की पत्नी हो गई। एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर, तो Z बेटी बनी किसकी, G की। उसके बाद कौन आया, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ, तो G पत्नी बनी किसकी, W की। चलो, तो WG का हस्बैंड हुआ, पति हुआ, तो W का रिलेशन H के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वो उसकी वाइफ का फादर है। वाइफ का फादर मतलब फादर इन लॉ, अब फादर इन लॉ नहीं है मतलब वाइफ्स फादर, रिलेशन को स्प्लिट करके ऑप्शन दिया गया। यहां पर देखिए, ये भी चाहे तो मार्क एज रिव्यू कर सकते हो, अगर तो नंबर को देखते ही कुछ जजमेंट होती तो अटेम्प्ट करने की ट्राई कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 या 4 सेकंड ही देखना है, जज हो रहा है ठीक है अटेम्प्ट कर लो, लग रहा है बड़े नंबर है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, स्किप कर दो अभी के लिए, मार्क एज रिव्यू करके चलो। चलो, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग पोजीशन के ऊपर बेस्ड कर सकते हो ट्राई। कहते हैं एक पंक्ति में कुछ लड़कियां आपको दी गई हैं, सारी की सारी उत्तर दिशा में खड़ी हैं। रमा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्वेता इज 8th फ्रॉम द राइट। रमा की पोजीशन आपको दी गई है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से 15वीं, और श्वेता की पोजीशन जो है वो कितनी है, 8th फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से 8वीं। आगे देखिए, अगर श्वेता शिफ्ट हो जाती है अपने बाईं ओर 6 प्लेसेस के लिए, देन शी मूव्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमा। अब इसे ध्यान से समझो, अगर श्वेता अपने बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है 6 पोजीशन के लिए, तो वो रमा के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आ जाती है। अगर रमा के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे श्वेता इधर आ जाती है, ठीक है, और वो एक्चुअल में कितनी पोजीशन शिफ्ट हुई है, 6 प्लेसेस, तो अगर वो 8वीं है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से वो कितने प्लेस पे हो जाएगी, 14वें प्लेस पे हो जाएगी। 6 पोजीशन शिफ्ट हुई है ना, तो रैंक उसका या पोजीशन उसकी दाईं ओर से बढ़ती चली जाएगी। और वो श्वेता जो है रमा से 2 पोजीशन पीछे बैठी है, लेफ्ट से काउंट करें, अगर 15 है, ये 13 फ्रॉम द लेफ्ट होगी, बाईं ओर से 13वें प्लेस पे। श्वेता की पोजीशन लेफ्ट राइट से पता है, हमें टोटल ही निकालना था, 14 और 13, 27 में एक कम कर दो, 26, क्योंकि एक ही पर्सन रिकाउंट हो रहा है। नेक्स्ट, मार्क एज रिव्यू, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या आ गया, ओवरलैप कर गया। चलो, इसमें क्या है, एनोलॉजी का केस है, नॉन वर्बल सादृश्यता, गैर मौखिक सादृश्यता, ठीक है, नॉन वर्बल एनोलॉजी। सिमिलैरिटी देखो, इन दोनों में जैसे है वैसे इन दोनों में। सबसे पहले बीच वाले एरो को ही टारगेट कर लो, ये 2 एरोज हैं, 2 एरोज हैं, इधर एक बच गया, एक उधर शिफ्ट हो गया, मतलब 2 का 1 बन गया, 2 के इधर 3 बन गए, शिफ्ट ही हुआ है। 2 का 1 बन जाएगा, उधर 2 के 3 के कितने बन जाएंगे, 4। बाईं ओर 1 एरो होना चाहिए, दाईं ओर 4 एरो होने चाहिए, बाईं ओर 1 होना चाहिए, दाईं ओर 4 होने चाहिए, ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में देखो क्या है सिमिलैरिटी, बाकी ऑब्जेक्ट्स को उठा लो, ये देखो, अब पूरे सर्कल के देखा जाए 4 सेक्शन थे इस तरह से, पहले कौन से शेडेड बनाए गए, ये 2 शेडेड बनाए गए, लेट अस सपोज। अगली फिगर में क्या हुआ, पेंडिंग 2 शेडेड बना दिए गए, या हम कह सकते हैं इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज यहां पर है, ठीक है। ऐसे ही इधर आइए, अगर पहले ये क्या था, खाली था, आगे जाके भरा होना चाहिए, ये इस तरह से शेप होनी चाहिए। ऑप्शन पिक करो, दोनों में है, देखो वही बात है, जो पहली स्टेज में खाली है एरिया, अगली स्टेज में उसके भर दिया गया, ठीक है, और जो भरा हुआ था उसको खाली कर दिया गया। यहां पर 4 बॉक्सेस हैं एक तरह से देखा जाए, ये भरा हुआ है, अब ये खाली होगा, ये भरा आएगा, अगला खाली आएगा, फिर भरा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये शेप दिखनी चाहिए, ये शेप आपको दिखाई दे रही है सी ऑप्शन के अंदर। क्लियर हो गया। वैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने बैठना, फिर आप लोगों के कमेंट आएंगे आपने तो इधर ड्रॉ कर दिया, हम कैसे स्क्रीन पे ड्रॉ करने बैठेंगे। इमेजिनेशन है ये, तो मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूं, आपकी तसल्ली करवा रहा हूं, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करने बैठना है, ठीक है। तो ये 30th क्वेश्चन है। अब उठाते हैं जो जो क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए थे, उनकी बारी। कौन सा स्किप किया था, पकड़ो, ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन स्किप किया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता एक हालिया अध्ययन से पता चला है
कि विकासशील देशों के शहरों में, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बात किसकी की जा रही है, विकासशील देश, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उन शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु मुख्य रूप से दस्त और परिजीवी आंतों के कीड़ों से होती है। डायरिया से हो रही है या तो जितने भी इंटेस्टिनल वॉर्म्स होते हैं, ओके, उनके कारण हो जाती है। और किसकी बात की जा रही है, विकासशील देशों की, और जितने भी बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं। अब इसके ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्शन होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। विकासशील देशों की सरकार को शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। जेन्युइन एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब कि अगर ये वाली बीमारियों की बात करें, अगर जहां साफ सफाई नहीं होती है तभी तो ये बीमारियां फैलती हैं, अदरवाइज क्यों फैले। आप घर में गंदगी रखोगे तो बीमारियां तो फैलेंगी ना, साफ सफाई करोगे सब कुछ सही रहेगा, कीटाणु वगैरह कहीं भी नहीं होंगे, बढ़िया रहेगा घर का माहौल, बीमारियां भी नहीं होंगी, ठीक है। तो घर की बात करें, देश की बात करें, बात एक ही है। विकासशील देशों के शहरों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच के अधीन रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये भी, क्योंकि अब देखो किसी एरिया में किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम किसमें है, 5 ईयर के कम बच्चों को लेके मृत्यु हो रही है ना। अभी ऐसा सीन क्यों हो रहा है, अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो उनकी टाइमली क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उनकी प्रॉपरली, कि ऐसा सीन उनके साथ चल क्यों रहा है, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिल रही हैं। तो उनका हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या है, जांच होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं बिल्कुल वैलिड है, इसलिए आंसर रहेगा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन वैलिड थे। अगला अटेम्प्ट करो, डेटा सफिशिएंसी। क्या बोला जा रहा है, कहता है 4 पर्सन है, एक्स वाई जेड और ए, वो सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है, हमें ए की पोजीशन बतानी है वाई के विद रिस्पेक्ट टू। तो डेटा सफिशिएंसी का रूल, दोनों इंफॉर्मेशंस को पहले अलग अलग सॉल्व कीजिए। पहला कहता है वाई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, वाई जो है वो एक्स के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, यहां पर वाई आ गया। उसके बाद वाई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, वाई जो है, अरे सेकंड लेफ्ट था, तभी मैं कहूं क्लैश क्यों कर रहा है, वाई एक्स का सेकंड लेफ्ट है और वाई जो है वो जेड का तत्काल बाईं ओर है। अगर वाई जेड के तत्काल बाईं ओर है तो जेड वाई के तत्काल दाईं ओर होगा, डायरेक्शन सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर पोजीशन किसकी ले रही, ए के लिए, तो ए की पोजीशन वाई के विद रिस्पेक्ट टू पता है, हमें काउंट नहीं करना, बस पता है, फिक्स है ना पोजीशन। तो पहली स्टेटमेंट से आंसर आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट को अलग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूल यही है डेटा सफिशिएंसी का, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है पहली बार में। Z सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Y, Z जो है वो Y के तत्काल दाईं ओर है, यहां पर Z आ गया। उसके बाद A इज द नेबर ऑफ Y एंड X, A जो है वो Y और X दोनों का पड़ोसी है, अगर Y यहां पर है तो X यहां होगा, तभी तो A यहां पर आएगा। तो क्लियरली पता चल जाएगा A विद रिस्पेक्ट टू Y क्या है। तो आंसर पहले को भी अलग से सॉल्व करने पे आ गया, दूसरी को भी अलग से सॉल्व करने पे आ गया। तो चाहे आप मुझे पहली स्टेटमेंट का डाटा दे दो, चाहे दूसरी का डाटा दे दो, मैं किसी भी इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करके बता सकता था कि ए की वाई के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या थी। तो उत्तर ध्यान से पिक करना है, आइदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट, क्योंकि दोनों को अलग अलग सॉल्व करने से आ गया ना आंसर, तो आइदर और मार्क करना है। करो, ये सीक्वेंस में हमने कुछ छोड़े थे क्वेश्चन, वो वाले उठाए हैं। चलो ध्यान से देखिए, पहले तो हर बॉक्स की अगर बात करें तो 5 ही तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहां पर हैं, ठीक है। अब ये क्या है, रोटेशन में आ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलो ये देखो, प्लस के बाद डिवाइड, हर ऑप्शन में प्लस से पहले डिवाइड बैठा हुआ है, ये देखो, और इनकी मूवमेंट भी देखो, ये देखो मूव कैसे कर रहे हैं, इस कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये चेक कर लो, इस वाले कॉर्नर पे कोई भी नहीं आ रहा, मूवमेंट पता लग गई पहली बात, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, जैसे ये डिवाइडेड बाय वाला ऑब्जेक्ट उठा लो, पहले कॉर्नर पे था, एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो गया, फिर सेंटर में चला गया, क्योंकि पोजीशन ऐसे चल रही है हर ऑब्जेक्ट की देखा जाए तो, फिर डिवाइड कॉर्नर पे चला गया, फिर आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर कॉर्नर पे आ जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा मतलब डिवाइड कॉर्नर पे,
क्लियरली एक ही ऑप्शन से हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये वाला बॉक्स रिपीट हुआ यहां पर जाके, सेम एज इट इज, चेक कर लो, क्योंकि डिवाइड के बाद फिर प्लस का ऑब्जेक्ट है, ये देखो प्लस का ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद प्लस के बाद स्क्वायर बैठा हुआ, ये देखो स्क्वायर है, सर्कल और इक्वल है, ये देखो आ गया ना, मतलब वो वाला रिपीट होता जा रहा है आपका बॉक्स। अगर फर्स्ट वाला 7th के साथ रिपीट हो गया तो सेकंड वाला 8th के साथ रिपीट होगा। ये कॉन्टिन्यूटी आपको पता है चलती रहती है सीरीज के अंदर। अभी तो हमें फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट से आंसर मिल चुका है। 8 रिलेटिव हैं, सारे के सारे एक वर्गाकार मेज के अराउंड बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं कि 4 उनमें से कॉर्नर की तरफ बैठे हैं और 4 जो हैं वो मिडिल ऑफ द 4 साइड्स हैं, भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, ठीक है। और सभी का फेस जो है वो केंद्र की तरफ है। चलो, हमें स्क्वायर टेबल की बात की गई है, घबराना नहीं है भाई, स्क्वायर टेबल आ गया, कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट आती है तो स्क्वायर टेबल एक ही बात है। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन क्या है, कहता है एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एल जो है वो एफ के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप एफ को कॉर्नर पे बिठा के चलो या साइड ऑफ द टेबल बिठा के चलो। मैटर पता है कब करती हैं ये चीजें, जब 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और कॉर्नर पे बैठे टुवर्ड्स दी सेंटर हो और साइड पे बैठे आउट द सेंटर, इन आउट की सिचुएशन आ जाए, तो इसे आप एज अ सर्कुलर टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। ये हिडन चीजें होती हैं, प्रैक्टिस के दौरान आ जाती हैं। तो यहां पर एल एफ के अगर बाईं और तीसरे प्लेस पे है तो चाहे एफ को यहां ले लो, बायां तीसरा यहां पर कौन आ गया, एल, क्योंकि सभी का फेस केंद्र की तरफ है, और मान के चल रहा हूं आपको राइट और लेफ्ट की क्लियरिटी होगी। एस जो है वो पड़ोसी नहीं है किसका, एफ का, तो होल्ड पे रख दो, एस इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति है, एफ यहां पर है, ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, होल्ड पे रखेंगे क्योंकि दो केसेस क्रिएट हो रहे हैं। क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के, क्यू जो है वो के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, ना क्यू का पता है अभी ना के का हिसाब पता है। एस इज नॉट द नेबर ऑफ एल, एस एल का भी पड़ोसी नहीं है, लो भाई, एस एफ का पड़ोसी नहीं है, एस एल का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां भी और यहां भी, दो ही पोजीशन रही, एस या तो यहां पर होगा या तो यहां पर। एच जो है वो एल का बायां दूसरा है, तो एल का बायां दूसरा एच यहां पर है, तो ये पोजीशन किसके लिए बची, एस के लिए बची, ठीक है। ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए, एफ एक के गैप में, ई नहीं आ सकता तो ई यहां पर होगा। के का सेकेंड राइट कौन है, क्यू, के का दायां दूसरा क्यू बैठा हुआ है, के यहां नहीं ले सकते क्योंकि दायां दूसरा ऑलरेडी ई है, के यहां नहीं ले सकते, दायां दूसरा ऑलरेडी एच है, तो के यहां पर बैठा होगा, क्यू यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या गया है, फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, एल का दायां चौथा, मतलब एल के सामने क्यू बैठा हुआ है। 8 पर्सन बैठे हैं, कोई भी पर्सन चाहे किसी के दाईं और चौथे प्लेस पे हो चाहे बाईं और चौथे प्लेस पे हो, मतलब वो उसके विपरीत होता है। 6 का केस है, थर्ड लेफ्ट हो थर्ड राइट हो, मतलब अपोजिट होता है। तो ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन लेना आना चाहिए। चलो और देखिए कौन सा रहता था हम यहां, हाँ, नंबर के ऊपर बेस्ड कोडिंग। चेक का कोड गिवन है, सर्च का कोड गिवन है, प्रीस्ट का बताना है। तो क्या फर्क पड़ता है, चेक और सर्च दोनों में ही नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, कोई भी उठा लीजिए। तो क्या गिवन है, 61, 6, 56, 22। तो पहली बात तो कोशिश पूरी रहेगी कि हम हर लेटर की पोजीशन वैल्यू एग्जैक्ट मेंशन करें और ये रेक्टिफाई करें कि कोड में बैठे हुए नंबर्स सेम यूज हुए या नहीं। आपको सेम सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, 3 का डबल हो गया, ये देखो 6, 3 का डबल हुआ, फिर 8 का भी तो डबल हो रहा है, ये देखो 16 हो गया, 5 एज इट इज आया, क्यों, क्योंकि एक वोवल था इस वजह से, या सेंटर में बैठा हुआ है इस वजह से। अगर सेंटर देखेंगे तो प्रीस्ट वर्ड में तो सेंटर है ही नहीं कोई, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स ही 6 हैं, तो ये सेंटर वाला सीन नहीं है, ये वोवल वाला सीन है। वोवल की पोजीशन वैल्यू एज इट इज और कॉन्सोनेंट की पोजीशन वैल्यू का क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, ठीक है। वोवल की पोजीशन क्या है, सेम एज इट इज रखी गई है, और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, ठीक है। बस इसमें यही ट्रिक थी। चलो फिर उठा लो, पहले 16 का डबल कितना हो गया, 32, सी भी एलिमिनेट बी भी एलिमिनेट। चेंजेस देखो किसमें आ रही हैं, लास्ट में इधर 20 है इधर 40 है, तो 20 का डबल 40, ये आंसर आ गया।
बाकी पूरा इन बिटवीन क्या चल रहा है ताम झाम देखने की नीड नहीं है। चेंजेस देख लो किसमें है, 20 था 40 था, लास्ट लेटर को पकड़ लो, खत्म बात। लॉजिक आपको पता चल ही चुका है, जो कि एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आंसर से मतलब था जो कि आप दे चुके हो। ठीक है, और देखिए एनोलॉजी वाला हमने स्किप किया था, इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन के थ्रू उठाना होता है। हैश की जगह क्या डालें कि जो हैश की जगह लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो इन दोनों में रिलेशन बनेगा वही परसेंटेज की जगह रखोगे, इन दोनों में रिलेशन सेम बन जाए। एनोलॉजी की सेंस आपको पता है, ऑप्शन के थ्रू उठाओ। अगर मैं इसकी जगह रखता हूं BKT, ये रख के देखना है, एक को रख दो, दूसरा एनालाइज कर लो ऑप्शन के थ्रू। पहला लेटर कंपेयर करो, ये देखो 2 और 2 4, तो 15 और 2 कितना होना चाहिए 17, मतलब आंसर जो है वो Q से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये तो N है, आपका A ऑप्शन एलिमिनेट। ये करना ही ऑप्शन के थ्रू पड़ेगा, चाहे मैं भी होऊंगा तो मुझे भी ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा, जितना टाइम आपको लगेगा उतना टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, स्पीड मैटर करेगी कि कितना जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हो। हैश की जगह BPP रख के देखो, चलो 2 और 2 4, तो 15 और 2 17, क्यू बैठा हुआ है, वैलिड है। 16 और 13, 3 नंबर कम हो गए, तो 5 में 3 नंबर कम कर दो, कितना आ गया 2, मतलब कि B अवेलेबल है। 16 और 2 18, तीसरा लेटर 16 और 2 18, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब N। तीनों ही कॉम्बिनेशन में लेटर अवेलेबल थे, मतलब आपका B ऑप्शन करेक्ट है, आपको C और D की तरफ देखने की भी नीड नहीं है। ठीक है, कनेक्शन सेम बनने चाहिए। चलो और देखिए, एनोलॉजी हो गया हमारा, ये अल्फाबेट से रिलेटेड था। आपको एक शब्द दिया गया है क्विकर, कहता है क्विकर में अगर हर एक वोवल को चेंज कर दिया जाए फॉलोइंग लेटर, मतलब अगले अक्षर के साथ, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, मतलब जितने भी वोवल्स यूज होंगे क्विकर शब्द के अंदर, उसमें दिए गए वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दो, और जितने भी आपको व्यंजन दिए जाएंगे कॉन्सोनेंट, उसको उनके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दो। मतलब कॉन्सोनेंट की पोजीशन वैल्यू में एक कम करना है, वोवल की पोजीशन वैल्यू में एक बढ़ा देना है, तो एक नया शब्द बन जाएगा। जब भी आप ये चेंजेस कर दोगे, करने नहीं बैठनी है, रिक्वायरमेंट देखनी है, लिखना ये भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करके चलना है। ये तो आपके लिए कर रहा हूं, वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। तो बोला क्या गया है, हाउ मेनी alphabet are there in the English alphabetical series between the alphabet which is third from the right and first from the right। तो जब आप ये चेंजेस कर लेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षरों की संख्या बतानी है, किस किस के बीच में, जो दाईं ओर से पहला होगा और जो दाईं ओर से तीसरा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखो करने का तरीका। शब्द कौन सा था, क्विकर। आपको पूरे का पूरा वर्ड चेंज करने की नीड नहीं है, आपको दाईं ओर से पहला और दाईं ओर से तीसरा चाहिए, मतलब इन दोनों को चेंज करने की नीड है। अब इनको भी नीड नहीं है करने की चेंज, कैसे, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। जो डिफरेंस यहां पर आएगा ना के और आर के बीच में, वही इनकी चेंजेस करने में भी सेम डिफरेंस आएगा। ए का प्लेस कितना होता है 11, आर का प्लेस कितना होता है 18, 18 में 11 कम करो 7, बीच के अक्षर कितने आगे 6, खत्म। तो एक मैंने कुछ नहीं किया, देखो चेंजेस कुछ नहीं किए हैं, ये तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो भी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी थी। अगर यहां कॉन्सोनेंट है यहां कॉन्सोनेंट है, चेंजेस सेम है दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट में, पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, तो भी आंसर सेम आने वाला है। देखो आपकी तसल्ली करवा देता हूं, के का पिछला अक्षर कितना आ गया जे, आर का पिछला अक्षर कितना आ गया क्यू, ये हो गया 10, ये हो गया 17, 17 में 10 कम करो 7, बीच के अक्षर बताने हैं तो 7 में 1 कम कर दो, कितना आ गया 6। बात एक ही है, डिफरेंस पता है कब आता, अगर ये वोवल होता और ये कॉन्सोनेंट होता, क्योंकि वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ, चेंजेस अलग अलग है ना। यहां पर कॉन्सोनेंट है दोनों के दोनों, दोनों के कॉन्सोनेंट में चेंजेस सेम है, तो यहीं पर ही कर लो, इनको कुछ भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। एग्जामिनर जानबूझ के बस आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है और कुछ भी नहीं, जो कि सारे कैंडिडेट कर देंगे आपको छोड़ के, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है। ठीक है, ऐसे ही स्मार्टली प्ले करना है। तो ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस के दौरान आ जाएंगी। लो भाई, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो डराएगा क्वेश्चन सभी को, बट बहुत आसान होता है। हमें क्या देखना है यहाँ पर, क्यू जो है वो वी की डॉटर इन लॉ बननी चाहिए। ठीक है, मतलब क्यू का जेंडर पता होना चाहिए, साइन के साथ खेलो। सभी में क्यू आखिरी पोजीशन पे है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, सिस्टर। तो
तो यहां टी क्यू की बहन बनी। अगर टी क्यू की बहन है तो क्यू टी का क्या लगा, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, मतलब क्यू का जेंडर नहीं पता, एलिमिनेट करो। इधर भी क्यू का जेंडर नहीं पता चलेगा, एलिमिनेट करो। आर प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या कहता है, फादर। आर क्यू का पिता है। अगर आर क्यू का पिता है तो क्यू आर की बेटी है या बेटा है, सन है या डॉटर है, नहीं बता सकते, जेंडर नहीं पता, आंसर आ गया डी ऑप्शन। बस देखो यहां पर आप कहेंगे आर डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मतलब क्या है, सन, तो आर किसका बेटा है, क्यू का। मुझे एक बात बताओ, अगर बाय चांस यहां पर सोल्व हो रही है, मैंने सोल्व नहीं किया अभी तक, मैं आपको सिचुएशन अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। अगर तो टी आर का पिता है, ये बना हुआ है, लेट अस सपोज, तो आर जो है वो बेटा है किसका, क्यू का। अगर आर क्यू का बेटा है तो आर तो टी का भी बेटा है, तो टी और क्यू कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ, ये जेंडर नहीं पता चल रहा। किसी पर्सन का लास्ट में जाके बेटा या बेटी बन रही हो तो मतलब वो लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर पता चल सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं पता चलेगा, अगर टी क्यू का पिता है तो क्यू टी का क्या है, सन है, डॉटर है, नहीं पता चलेगा आपको। समझ में आ गई बात, क्योंकि सिबलिंग्स के अकॉर्डिंगली जेंडर नहीं डिसाइड हो सकता। जेंडर किसका डिसाइड होगा, अगर हस्बैंड गिवन है और दूसरा पर्सन साथ में मिल रहा है तो पक्का उसकी वाइफ ही होगी, जैसे ये वाली एग्जांपल है। तो ये यहां पर जस्टिफाई हो रहा है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट आए, कंफ्यूजन हो, खुद के ऊपर डाउट आए, सॉल्व करके देख लो इस इक्वेशन को, क्या फर्क पड़ता है। डॉलर का मतलब पकड़ लो क्या है, मदर, तो वी इज द मदर ऑफ सी, वी सी की माता है। प्लस का मतलब यहां पर क्या कहता है, फादर, तो सी जो है वो पिता है किसका, टी का। टी मल्टीप्लाई का मतलब क्या कहता है यहां पर, सिस्टर, तो टी आर की बहन है, ये देखो टी आर की बहन है, और आर जो है वो बेटा है किसका, क्यू का। अब आर तो सी का भी बेटा है और क्यू का भी बेटा है, ये देखो पता लगा जेंडर, तसल्ली हो गई अब कि क्यू जो है वो वी की कौन है, बहू है, डॉटर इन लो। वैसे अगर कॉन्फिडेंट है तो डायरेक्टली आंसर मार्क करना है, डाउट आए तो क्रॉस चेक करते जाना है, ठीक है। और देखो कौन सा छोड़ा था, ये देखो इन्फ्रेंसिस रह गया था। क्या बोला गया है, कहता आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन उसकी बात कर रहा है, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो शिक्षा प्रणाली है, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर सुधार की आवश्यकता है मतलब आजकल की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो बेसिक नीड को देखते हुए उतना वेल मेंटेन्ड नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, तभी तो उसको सुधारने की जरूरत की बात की जा रही है, ठीक है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है इससे, अनुमान का मतलब एक तरह की एजम्पशन ही है, पूर्व धारणा ही है। पूर्व धारणा और इसमें क्या फर्क है, अगर ये केस पूर्व धारणा का होता, एजम्पशन का होता, जो चीजें आपको स्टेटमेंट में की कही गई हैं, कन्वे की गई हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। यहां पर जो नहीं भी बोला गया ना, आप वो वाली चीज भी सोच सकते हो, अनुमान लगाना है बस अपने लेवल पे, ठीक है। कहता वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रासंगिक कौशल वाले स्नातक तैयार नहीं कर रही है, मतलब कि जो करंटली आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो प्रेजेंट की नीड्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं आजकल, वो इतने रेलेवेंट स्किल्स वाले नहीं हैं। रेलेवेंट स्किल्स वाले नहीं हैं, तभी तो डिमांड की जा रही है कि चेंजेस करने की जरूरत है, वो बेसिक नीड्स को कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पहला अनुमान बिल्कुल सही है और डायरेक्टली बोला भी जा रहा है, ठीक है। आवश्यकता तभी कह रहे हैं ना, सुधार की आवश्यकता है, मतलब सही नहीं चल रही है चीजें, तभी तो सुधार की आवश्यकता है। स्टेटमेंट कैसी भी हो कंसीडर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे, आधुनिक समाज को वर्तमान में स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है उससे भिन्न कौशल की आवश्यकता है, मतलब कि जो आजकल का वे ऑफ टीचिंग है, जो हमें बुकिश लैंग्वेज टीच की जा रही है, किताबें जो हैं वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, इतनी अपडेटेड नहीं है जितनी आज सोसाइटी को स्किल्स की नीड है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी ग्रेजुएशन टाइम पे बात करें, लाइक मैं अपने बारे में ही बात करता हूं, मैं बीटेक पास आउट हूं, मुझे उस मोमेंट पे आईसीज पढ़ाए जाते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। आईसीज सिलिकॉन चिप्स, मतलब कि उस स्टडी में और उस टाइम की स्टडी में 20 साल का फर्क था, मतलब टाइम 15-20 साल आगे चल रहा है और हमें किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन चिप्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। जो चीज़ें आजकल की हैं वो उसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं दी जा रही थी,
ठीक है, तो इतनी आउटडेटेड है बुक्स। ओके, बट बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई हुई थी उस मोमेंट में, वो तो हम बाद में चल के चीजें रियलाइज हुई ना। तो यहां पर भी सेम सीन यहां पर बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ना स्किल्स की, वो आजकल स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जा रही। तभी तो उन्होंने चेंजेस लाने की डिमांड की है कि इसको चेंज करने की या सुधार करने की नीड है। मतलब यहां पर दोनों के दोनों अनुमान जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन वे में बोले जा रहे हैं। ओके, चलो इसी का अगला कोज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन भी था, कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव में क्या करना पड़ता है आपको, दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन को पहले थोरोली जज करना है। समझो हो क्या रहा है। कहते हैं क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग में बंद रखना पड़ा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सीन पड़ गया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से अधिकांश दिन जो है वो स्कूल बंद ही रहे। भाई ऐसा क्या इंसिडेंट पड़ गया। दूसरा देखते हैं फिर अंडरस्टैंड करेंगे। कहता कुछ अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूल से हटा लिया। अब लोकल स्कूल से हटा लिया गया, ये देखो या तो स्कूल बंद हो रहे हैं या तो स्कूल से हटाया जा रहा है, चेंजेस आ रही है ना। स्कूल बंद क्यों हुए इतने दिन के लिए, कोई ना कोई तो वजह होगी, जो भी वजह होगी उसका ये प्रभाव है। पेरेंट्स ने क्या किया, स्कूल से बच्चों को हटा दिया, कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी हमें नहीं पता, बट उसकी वजह का प्रभाव क्या पड़ा, बच्चों को स्कूल से हटा दिया गया। तो दोनों के दोनों इफेक्ट्स गिवन हैं। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कौन सा बीच में इफेक्ट है। भाई दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट जो है ये कॉमन कोज के कारण है या इंडिपेंडेंट कोज के कारण है, मतलब दोनों का रीजन जो था वो अलग अलग था या कॉमन था। कैसे पता चलेगा, आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं, जैसे कि पहले में कोज है और दूसरे में इफेक्ट है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही इफेक्ट्स गिवन है। दूसरे में कोज है और पहले में इफेक्ट गिवन है, ये भी नहीं होगा। बोथ आर द इंडिपेंडेंट कोजेज, बोथ 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेज। ये ऑप्शन सेम क्यों आ गए। अच्छा, इंडिपेंडेंट कोजेज ये दोनों दोनों कारण थोड़ा है, किसी कारण की वजह है जिसका प्रभाव पड़ा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपको मार्क क्या करना पड़ेगा, बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कोजेज। कैसे, अब यहां पर बात की जा रही है कि स्कूल थोड़े कुछ दिन बंद रहे। बंद रहे ऐसा भी तो हो सकता है भीषण गर्मी पड़ रही हो तो बंद कर दिए। अब भीषण गर्मी पड़ रही है इसके अंदर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, ठीक है, भीषण गर्मी पड़ रही है तो नहीं भेजेंगे पेरेंट्स भी, पर इसका मतलब ये थोड़ा स्कूल से हटा ही देंगे। यहां पर स्कूल बंद हुए हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, यहां पर स्कूल से हटाए जाने की बात हो रही है। क्या इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन बना, नहीं है ना। बट दोनों के दोनों इफेक्ट जरूर थे, दोनों के दोनों प्रभाव तो हैं, बट इनका जो रीजन था, कोज था, एक्चुअल में क्या था, वो टोटली इंडिपेंडेंट था। इसलिए आपको ए ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ये ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा करवाया, क्योंकि इन दी एंड आपको ये तो पता चल जाता है, कोई भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए कोज एंड इफेक्ट का, उसमें इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कौन कोज है कौन इफेक्ट है। दिक्कत पता कहां आएगी, इस लेवल के क्वेश्चन में, जहां दोनों के दोनों इफेक्ट्स निकल के आ जाए कि उनके पीछे का रीजन सेम है या डिफरेंट है, तो करने का एक तरीका बताया है। ठीक है, ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज लॉजिकली सोचो कि इनके बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है। इधर स्कूल बंद हो रहे हैं हफ्ते में 2-4 दिन, यहां पर हटाया ही जा रहा है स्कूल से। ठीक है, कनेक्शन बनने के लिए कोई कॉमन लिंक नहीं अवेलेबल ना, कॉमन लिंक नहीं है, मतलब दोनों का रीजन जो है वो अलग अलग था, इंडिपेंडेंट था। ओके, चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रह गया था। पहले तो नेचर देखते हैं नंबर्स का क्या है। बीच वाला नंबर जो है वो पहले और तीसरे नंबर से बड़ा है, इतना अंडरस्टूड है। नंबर का जो नेचर है वो भी सेम है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो कोशिश कर लेते हैं, डिफरेंस तो नहीं बन रहा। ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नंबर ही सबट्रैक्ट करके देखना है, यूनिट प्लेस इकाई के अंक का रेफरेंस ले लो। 4 और 3 7, 3 और 3 6, 7 में एक कम किया 6, 6 में एक कम किया 5, तो डिफरेंस हो सकता है फॉर श्योर। कैसे, पहले ये तो देख लो सिमिलर सेट देखना है या नहीं होना चाहिए वो देखना है, रिलेटेड होना चाहिए। कई बार नोट रिलेटेड भी आता है ना, ध्यान रखना इस बात का, बस कीवर्ड ध्यान रखना, नोट वर्ड गिवन है या नहीं। चलो 137 और 54 की बात करें, आप पहला और तीसरा भी उठा सकते हो। वैसे ये देखो, जैसे ये 4 है और ये 2 6, 3 और 2 5, तो 8 और 2 10, यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए था। 9 और 2 11 बन रहा है, 8 और 2 10 भी बन रहा है, 1 और 2 3 होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट। यूनिट प्लेस का रेफरेंस लिया मैंने सिर्फ।
4 और 3 7, 9 और 3 12, यूनिट प्लेस का रेफरेंस ठीक है। 7 में 1 कम कर दिया 6, 2 में 1 कम कर दिया 1, ये सारा बन रहा है। अब डिफरेंस ही देखो उन दोनों में, तो यही हो सकता है और क्या। 137 और 16 में कितने का अंतर है? 16 से 37 तक जाएं तो 21 नंबर बढ़े, मतलब इधर 21 नंबर कम हुए। 132 में 21 कम कम करो, ये ठीक है। 111 में 21 कम करो, ये भी ठीक है। 54 में कितना बढ़ाया जाए 137 बने? 54 में पहले तो 46 बढ़ाओगे, 46 और 37 कितना होता है? 46 37 कितना होता है? 4 3 7, 83। 83 नंबर बढ़े, देखो 8 और 4 बढ़ा, 83 नंबर बढ़े। इधर 121 होना चाहिए था, 83 बढ़ के, तो सी ऑप्शन आंसर है। डिफरेंस के थ्रू ही हो रहा था ये। एक डाटा सफिशिएंसी ये रह गया था, ये आखिरी क्वेश्चन। 6 पीपल है, नाम दे दिए गए, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। हमें बताना है ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। पहली इंफॉर्मेशन अलग से उठाओ, क्या कहता है? बी सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन एंड 2 पीपल बिटवीन बी एंड सी। बी जो है वो किसी ना किसी चरम छोर से है और बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पहले लेफ्ट हैंड से दूसरा बनाया, फिर राइट हैंड से दूसरा बना लो, 2 केसेस बन जाएंगे ना, और बी और सी के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। F जो है वो D के तत्काल दाईं ओर है। अगर D के तत्काल दाईं ओर F अवेलेबल है तो ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों एक साथ बैठेंगे, तो दोनों के दोनों एक साथ सिर्फ सेंटर वाली पोजीशन पे आएंगे, ये चेक कर लो। फिर E कहां पर आएगा? E यहां पर बैठा मिलेगा या यहां पर बैठा मिलेगा? उसके तत्काल दाईं ओर फिर मैं C को लूंगा, B को लूंगा, या कोई भी नहीं आएगा, ये लूंगा। तो मल्टीपल सिचुएशंस आ रही हैं, पहली से आंसर नहीं आएगा। दूसरी स्टेटमेंट का डाटा उठाओ। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। डी जो है वो बाएं छोर से तीसरे प्लेस पे है, तो बायां तीसरा डी हो गया, बाकी 3 डी के दाईं ओर होंगे, बैठ गए 6। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में एक पर्सन, जी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। एफ जी का दायां तीसरा है, तो जी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि जी अगर यहां ले लिया तो जी का दायां तीसरा कहां बिठाओगे? तो जी यहां पर होगा। जी का दायां तीसरा 1 2 3, 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? एफ। अब ई कहां आएगा? ई के बारे में तो कोई डाटा ही नहीं गिवन, क्योंकि ई का तत्काल बाईं ओर निकालना है ना। पहली से नहीं आया, दूसरी से नहीं आया, दोनों को कर दो क्लब। अगर हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो डी और एफ की देखो मिडल की 2 पोजीशन ही है, सेंटर में आ रहे हैं डी और एफ। एफ का थर्ड लेफ्ट कौन है? जी, क्योंकि जी का थर्ड राइट कौन था? एफ। ठीक है, एफ का थर्ड लेफ्ट है जी, एफ का थर्ड लेफ्ट है जी, यहां पर भी बिठा दो, यहां पर भी बिठा दो, तो ई के लिए तो पोजीशन फिक्स ही रही, एक्सट्रीम राइट हैंड। अब ई के तत्काल बाईं ओर सी रहेगा या बी रहेगा? क्योंकि दोनों ही केसेस हमारे लिए वैलिड है, तो ना तो पहली से आया ना दूसरी से आया। जब हमने दोनों को एक साथ मिलाया, इकट्ठा किया, तो भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। इसलिए आंसर ध्यान से मार्क करना, 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, जो अभी हमने डाटा सफिशिएंसी का सॉल्व किया। कैसा लगा है समझाने का तरीका, और किस तरह से लगा आपको मॉक टेस्ट, वो बताइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने जानबूझ के ट्रिकी नहीं बनाया। आप चाहें तो रेफरेंस ले सकते हो प्रीवियस ईयर्स को लेके। सीजीएल का 2022 देखिए, सीजीएल का 2023 का देखिए, चाहे सीएचएसएल का देख लो, कोई 19-20 का फर्क होता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, बाकी हमने पिछले साल भी सेट्स बनाए थे, वो भी मैं आपको एक प्लेलिस्ट बनवा के ऐड ऑन करवा दूंगा। अब डिसाइड कर लीजिए, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको लग रहा है कि हाँ आप अपीयर कर लोगे, मतलब रीजनिंग कवर हो जाएगी, फिर तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ टारगेट करो और इनके सेक्शनल मॉक देते रहो। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि डिफिकल्टी लेवल भी अगर थोड़ा सा बढ़ के भी आ गया, फिर क्या करें? तो किसी ना किसी पेड कोर्स के अंदर इनरोल हो जाओ, क्योंकि टाइम भी एक तो कम है, दूसरा आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कौन बढ़िया करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा, ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट करोगे आप। ठीक है, फिर प्रेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ जाएंगे। आपको चीज़ें मैनेज्ड वे में मिले तो किसी ना किसी पेड कोर्स को इनरोल कर लो, किसी को भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आपका मन करे, जहां आपके टीचर के साथ ट्यूनिंग मैच होती हो, जिसका पढ़ाया आपको अच्छा लगता हो, उसके साथ कर लो। ठीक है,
बाकी जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और काफ़ियों को डाउट होगा कि मैं कैसे टीच करता हूं, जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बाकियों की हेल्प कर देना, कन्वे कर देना उनको कि पेड कोर्सेज में कैसे पढ़ाया जाता है। ओके, बाकी ऐप डाउनलोड करो, ये पेड कोर्स डेमो दिया हुआ एक फोल्डर, वहां पर जाके भी आप देख सकते हो। एक कंप्लीट लेक्चर जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया है, वहां से आइडिया ले लो कि किस तरह से कोर्सेज में टीच किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं नंबर मेंशन कर देता हूं, कॉल करके पूछ सकते हो। दी बेस्ट टीम है इस मार्केट के अंदर हमारी, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा। थोड़ी सी पेशेंस करनी पड़ेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर। पहली बात, व्हाट्सएप कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो कॉल कीजिए, मे भी वेटिंग में आ सकता है क्योंकि लाइन बिजी रहती है ना, बहुत से स्टूडेंट है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई आपको 24 घंटे के भीतर भीतर मिल जाएगा, इंस्टेंटली, वर्किंग आवर्स के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं है अभी हमने सैटरडे शाम को किया, संडे शाम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, वो वर्किंग आवर्स नहीं है ना। संडे को स्टाफ कहाँ आता है, छुट्टी होती है भाई। ठीक है, इतनी भी मारो मार नहीं चल रही है, बेचारों को हम पकड़ के बिठा के रखें, नहीं भाई करो, ऐसा नहीं है। हर बंदे की लाइफ है, समझ आ गया इतना। बाकी डिसाइड कर लो जितना जल्दी हो सके, किसी के कहने पे मत आओ, आपको जो मन करता है वैसे ही एक्शन लो। ठीक है, बस शुरू कर दो, लीनियंट मत रहो कि हाँ आंसर की आएगी फिर डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने में मेरिट बनी है, कट ऑफ कितने गए वगैरह वगैरह। ओके, अगर आपका डिसीजन बना हुआ है कि नहीं यार प्रेपरेशन करनी ही है, हो सकता है, तो शुरू कर दो। समझ आ गई बात? चलो, इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलूंगा आगे और भी ज़्यादा मॉक्स के साथ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।